शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। हिंदुओं को डराने की, हिंदुओं को भगाने की एक बार फिर से आतंकियों द्वारा ये नापाक साजिश की जा रही है। कोशिश यही है, मकसद यही है कि 1989-90 का जो माहौल है उसे दोबारा से कश्मीर में कायम किया जाए। लेकिन आपने ये भी देखा कि जो माइनॉरिटी है, जो हिंदू हैं, वो डरे नहीं हैं, वो डटे हुए हैं और आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, उनके दर्द पर सियासत भी लगातार हो रही है। कश्मीरियों और कश्मीरी हिंदू पर लगातार सियासी धोखेबाजी का ये शिकार होते आए हैं। ऐसे में एक बार फिर उनके दर्द पर सियासत हो रही है। आपको बता दें, आज सुबह पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और इस ट्वीट के साथ उनकी कई तस्वीरें भी वो शेयर करती हैं और दावा करती हैं कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि किस तरह से उन्हें नजरबंद किया गया है, और इसलिए नजरबंद किया गया है क्योंकि वो टारगेटेड किलिंग में मारे गए कश्मीरी हिंदू के घर जाना चाहती थी। पूरी रिपोर्ट ये देखिए, समझिए, इसके पीछे जो राजनीति है आज उसी पर हम ठोकेंगे ताल। आप रहिए हमारे साथ और ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं, हमारे साथ इस वक्त ललित अंबरदार हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं और जो कश्मीरी पंडितों की वेदना है उन्होंने इसे काफ़ी पास से, बहुत करीब से देखा है। हमारे साथ इस वक्त फारूक इंकलाबी है, पीडीपी के लीडर हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ उमर अल्ताफ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल फारूक इंकलाबी आपसे है। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमने बीते दिनों में महबूबा मुफ्ती को कई बयान देते हुए देखा है। आप ये बताएं कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बीजेपी जो पोर्ट्रेल करना चाहती है दूसरी पार्टियों का, वो ऐसे करना चाहती है कि पंडित विरोधी हैं वो पार्टियां। लेकिन उन पार्टियों ने, जिनकी बात महबूबा मुफ्ती कर रही हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए क्या किया है? देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी कश्मीरी पंडित बिरादरी है जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके कश्मीर वैली में, ये सियासत का शिकार हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको बलि का बकरा जो है उसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए। हिंदुस्तान में क्योंकि इलेक्शन जो है 2024 में बहुत नजदीक है अब, और पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार पूरे मुल्क से जो उनकी सियासी जमीन है वो खिसक चुकी है, उसको दोबारा से कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को जो है, ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों को बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। नहीं फारूक इंकलाबी, मेरा जो आपसे सवाल था उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मुझे ये बता रहे बीजेपी क्या कर रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि बीजेपी द्वारा, और एक और बात, आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर हिंदुओं की बात कर रही हूँ। जो टारगेटेड किलिंग हुई है उसमें पंडित तो हैं ही, उसमें दूसरी भी जाति है, उसमें राजपूत भी हैं, उसमें सभी। देखिए, तो आप जो टारगेट सिर्फ लिप सर्विस नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सिर्फ लिप सर्विस से काम चलेगा? सिर्फ लिप सर्विस से काम चलेगा? टारगेटेड किलिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रही है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित और हमारे हिंदू भाई नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आप डाटा उठा के देख लीजिए, इस साल का, पिछले साल का, उससे पहले साल का, आपको ये पता चलेगा कि 97% मुस्लिम पॉपुलेशन भी जो है गोलियों का शिकार हुई है।
यानी ये जो किलिंग्स हैं ये हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको बीजेपी ने बलि का बकरा बनाया है। उन्हें आज तक उनके साथ ये वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि आपको हम कश्मीर में वैली में अपने घरों में बकायदा। तो आप सियासत पर बात कर रहे हैं फारूक इंकलाबी, आप मेरी बात तो सुन ले। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ सर, उसका सवाल आप उसका जवाब नहीं दे रहे सवाल का। मेरा आपसे सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों का दुश्मन आपके हिसाब से, कश्मीरी हिंदुओं का दुश्मन आपके हिसाब से कौन है? सियासत है या पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कोई इस तरीके का रास्ता अपनाना चाहिए कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है अपने घरों में आराम से जिंदगी बसर करें, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम, देखिए कश्मीर का बच्चा चाहता है कि कश्मीरी पंडित भाई जो है फारूक इंकलाबी, मेरा सवाल ये है कश्मीरी हिंदुओं का दुश्मन कौन है? देखिए मैं सबसे ज्यादा आज की डेट में सियासत है या पाकिस्तान है? बिल्कुल, मैं वहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करके कोई आके यहाँ पे टारगेटेड किलिंग करेगा और मरकज में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी जो है भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि मरकज में उनकी हुकूमत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहीं पे जाना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। इनके साथ वादे किए गए, आपको बकायदा तौर पे कश्मीर में अपने अपने घरों में बसाया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, सारा कुछ दिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है? एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की? भारतीय जनता पार्टी की नाकामी तो आप बार बार बता ही रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो गोली चल रही है, जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे कौन है? इसका सीधा जवाब दीजिए ना आप मुझे। वो आतंकी कौन है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि क्यों है, यानी क्यों है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है कि वो हमारे कौन है आप नहीं बताना चाहते हैं? अच्छा, आप ये नहीं बताना चाहते कौन है, आप ये बताना चाहते हैं कि क्यों है? आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? फारूक इंकलाबी, आप ये नहीं बताना चाहते कि कौन है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, क्योंकि सर उसमें पाकिस्तान है। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए फारूक इंकलाबी, सुन लीजिए। नहीं, अब आप ये बताएं, मैं आपसे एक सेकंड, मैंने बहुत वक्त आपको दिया है, आप भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी अभी इस डिबेट में आई नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मैं उनके पैनलिस्ट से आपके सवाल ले लूंगी, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है उस सवाल का जवाब तो मुझे दे दीजिए। ये कश्मीरी हिंदुओं के दुश्मन कौन है? ये बंदूक जो चला रहे हैं कौन है? इनके पीछे जो देश खड़ा है वो कौन है? बिल्कुल, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान है, चाइना है, जो भी ताकत है बाहर की ताकत है, जम्मू कश्मीर का कोई नहीं, बाहर की ताकत है, लेकिन उसका मुकाबला ठीक है। उमर अल्ताफ, अब दीजिए इस पर जवाब दीजिए। हाँ ठीक, अब ये आपने बता तो दिया, बाहरी मुल्क तो आपने बता दिया, आपने ये कबूल कर लिया। महबूबा मुफ्ती से ये कहिए, जो मुल्क जिसे आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो ये किलिंग्स करा रहा है, उस मुल्क से बात करने की वो हमेशा वकालत क्यों करती हैं सर? यही एग्जैक्टली पॉइंट है उमर अल्ताफ। आपको अपने यहाँ माइनॉरिटीज अच्छी नहीं लगती, आपको दूसरे के यहाँ भी माइनॉरिटीज से प्रॉब्लम है। जी अदिति जी, मुझे जरा थोड़ा बोलने दीजिए। मुझे बताएं, आप अपने शो को ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट क्यों बना देती हैं? और क्या आपके शो पे सिर्फ हिंदुओं को बोलने का हक है या मुसलमान भी बोल सकते हैं? या कश्मीरियों को भी नहीं आप बोलने देती, मुसलमानों को भी नहीं बोलने देती? सवाल है ना, उस सवाल का जवाब दीजिए। आपके ज्ञान के लिए नहीं बुलाया सर, सवाल का जवाब देने के लिए ज्ञान के लिए नहीं, आप नहीं, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप मुद्दे पर बात कर सकते हैं तो मुद्दे पर बात कीजिए। आपके यहाँ माइनॉरिटी का रिकॉर्ड देखा है हमने, हिंदू मुसलमान करते हुए आप अच्छे नहीं लगते। इस डिबेट में तारिक फतेह बैठे हुए हैं, तो जरा मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए और मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुझे मत सिखाइए। नहीं, अब आपके मुल्क में मुसलमान है 20 करोड़, तो आपको उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है? आप उनकी दिलजोई करें, भुगतना नहीं पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सुनिए, आप अपने आप भुगतते होंगे सर, वो इस देश में रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं,
आप अपने आप भुगतते होंगे, हम नहीं भुगतते। दे आर इक्वल पार्टनर्स। समझे? सोच समझ कर बोलिएगा भारतीय मुसलमान के बारे में। नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, भारतीय मुसलमान के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा। आप ये कान खोल के सुन लीजिए, भारतीय मुसलमान के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा। वो इस देश के नागरिक हैं, उनके राइट्स, उनके हकूक उतने ही हैं जितने अदिति त्यागी के हैं। या फिर इस डिबेट में किसी और पैनलिस्ट के जो कि इंडियन है तो सिखाइएगा नहीं, भुगतना नहीं पड़ेगा। इस देश के सिटीजन है वो, इस देश के हकदार है वो, इस देश में उनकी पार्टनरशिप है। तो आप अपने मुल्क के बारे में बात कीजिए, भारत के मुसलमानों को बख्श दीजिए और अपने यहाँ माइनॉरिटीज की बात कर लीजिए मुझसे। मुझे आपका ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज मेरा ज्ञान नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। ये मेरा ज्ञान नहीं है, उमर अल्ताफ या अदिति त्यागी का ज्ञान नहीं, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिसे अदिति त्यागी के जैसे ही इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना है। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी स्टेट पॉलिसी की बात कीजिए, टेररिज्म की बात कीजिए, युवाओं के हाथों में गन पकड़ाने की बात कीजिए, और टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं उस पर बात कीजिए। आप कीजिए बात। आपके मुसलमानों के जज्बात जो आपने किए मुझे बड़े अच्छे लगे। बहुत अच्छी बात है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनको बराबर का शहरी मानता है। पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको हिंदुओं को भी, क्रिश्चियंस को भी और बाकी माइनॉरिटीज को भी बराबर का शहरी मानता है। उनके साथ अगर किसी हिंदू के साथ ज्यादती होती है तो पाकिस्तान में, मैं उसको कंडेम करता हूँ और वो बड़ा बुरा फेल होता है और उसको हमें बहुत सख्त टर्म्स में कंडेम करना चाहिए। हिंदू जो है, चाहे वो भारत में भी हो और पाकिस्तान में भी हो, हमारा कोई हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं है। हमें कॉम्युनल इससे हट के बात करनी चाहिए, हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए। मेरा तो ये है। आप ये बताएं, आजादी के समय कितनी माइनॉरिटी थी आपके यहाँ और अब कितनी है? देखिए वो और तो हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी मैं आपको बता दूंगी, वो बांग्लादेश के बंटवारे के बाद बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गए। माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान जो आज जिस है उधर माइनॉरिटीज जी फैक्ट्स पे बात करें तो टारगेटेड किलिंग जो कश्मीर में हो रही है, अभी आपने सुना इंकलाब फारूकी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उस पर आपका क्या जवाब है? और बांग्लादेश में तो जिनोसाइड वेल डॉक्यूमेंटेड है। जब बांग्लादेश बनाया गया सबने देखा, आपकी फौज का सरेंडर भी देखा था, सबने देखा था। अब उस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहती, आपको बुरा लग जाएगा, जानती हूँ, जख्म हरे हो जाते हैं अगर कोई कुरेदे तो, बार बार याद दिलाए वो तस्वीरें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, तो तकलीफ होगी आपको। तो मैं आपसे ये कह रही थी, जो अभी फारूक इंकलाबी कह रहे थे उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बात यह है कि कश्मीर में आपकी फौज जितना जुल्म कर रही है, उसने कश्मीर को जहन्नम बना दिया भारतीय फौज ने 1990 से। ठीक है जी, तकरीबन 30 से 35 साल हो गए। आपने 7 लाख की फौज उतारी हुई है कश्मीर में। इतनी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट का क्या मकसद है? किसी भी, आपको भी चेक पोस्ट लगाई हुई है। कश्मीर के नौजवान अब बागी हो चुके हैं भारतीय रियासत के खिलाफ। अब बुरहान वानी, आदिल अहमद डार जो जिसने पुलवामा का हमला किया, वो किधर के थे? वो कश्मीरी लड़के थे ना। बुरहान वानी क्या पाकिस्तान ने भेजा था? आदिल डार जो पुलवामा का था, राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है? एक सेकंड, राइफलमैन औरंगजेब का नाम सुना है? भारत में 20 लेफ्टिनेंट उमर फयाज का नाम सुना है क्या? ना 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 ना, सुन लीजिए, आपकी नजर में कश्मीरी है कि नहीं, मैं जानना चाह रही थी। उमर फयाज, लेफ्टिनेंट उमर फयाज। अच्छा, अयूब पंडित, डीएसपी अयूब पंडित का नाम सुना है? एक सेकेंड, अच्छा थोड़ा सा होमवर्क आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी विनती है आपसे, मेरी आपसे विनती है, एसओजी के बारे में पढ़िएगा, जो ये टेरर का खात्मा करने के लिए जेकेपी की यूनिट है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। जेकेपी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। वो बागी कश्मीरी जिसे आप सो कॉल्ड बागी कश्मीरी बता रहे हैं, वो कैसे आपको रोज जवाब देता है ना, रोज जवाब। चलिए मुझे बताया ना, भारत के उधर अभी जो आपसे सवाल था, चलिए कोई बात नहीं। ललित अंबरदार आज कंप्लीटली बैकफुट पर है। ये बागी कश्मीरी पता नहीं, ये बात कर रहे हैं पीओके की। ये जो बागी कश्मीरी बता रहे हैं ना उमर अल्ताफ, ये बता रहे हैं पीओके में बागी कश्मीरी हैं, वहां नारेबाजी होती है, वहां नारेबाजी होती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वहां नारेबाजी होती है, रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। ये तो खैर उस बागी कश्मीरी की बात कर रहे थे ललित अंबरदार। अब मैं एक कमेंट लूंगी सभी का, अब मैं एक कमेंट लूंगी। आपने वक्त जाया कर दिया उमर अल्ताफ, आपने वक्त जाया कर दिया। और नेक्स्ट टाइम जब कमेंट दीजिएगा भारतीय मुसलमान के बारे में, उसकी शान में गुस्ताखी ना होने पाई, ध्यान रखिएगा।
ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा लगा ललित अंबरदार आपकी जो जी देखिए ऐसा है अदिति जी, मैं आपके अच्छे के लिए अदिति जी, कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात कर रही हूँ जी। अदिति जी आपने जो उनकी रग पकड़ ली ना तो जवाब नहीं आएगा। आप जानते हैं पाकिस्तान के लोग जो है ना आसमान से थोड़ी टपके थे, ऐसे थोड़ी जमीन से निकले थे। 1947 तक तो हिंदुस्तानी थे। क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 को? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिना की, टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान हिंदू और सिखों की लाशों के ऊपर बना है और तब से आज तक उनका मौकू जो कश्मीर के ऊपर है, क्योंकि वहां पे मुसलमान रहते हैं, मुसलमान बहुमूल है, इसलिए हमारा उस पर अधिकार है। पार्टीशन का अधूरा एजेंडा है। तब से आज तक 10 दिन नहीं हुए थे इनको अपना पाकिस्तानी झंडा चढ़ाने के लिए। इन्होंने अपनी फौज शलवार कमीज पहना के कश्मीर के ऊपर हमला करवाने के लिए भेज दी थी। ये दूसरी बात है, इनको याद नहीं होगा। ये अपने पीडीपी वाले को भी बोलना चाहता हूं, याद रखिएगा। आपने मकबूल भट्ट को तो याद करते हो, मकबूल शेरवानी को बोल दो पाकिस्तानियों को। मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानियों को पागल बना दिया था बारामूला में। 3 दिन तक लटका रखा था उनको, एक चौक के घुमाते रहे जब तक हिंदुस्तानी फौजें वहां तक नहीं पहुंची। तो याद रखिएगा, मकबूल शेरवानी हिंदुस्तानी सनातनी मुसलमान, उसने आपको पहली शपथ दी थी जब 1947 में तुमने हिमाकत की थी कश्मीर पे हमला करने की। और उससे पहले जिन्ना ने हिमाकत की थी कश्मीर में आने की, जूतों का हार पहना दिया था उसको कोहाला ब्रिज के ऊपर। ये याद रखिएगा। तो कश्मीर में जो आपके समर्थन में, सपोर्ट में बोलता है, वो आपका स्टूज है। आपने हुर्रियत बना दी थी, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में सब लोग जानते हैं। वो पाकिस्तानी स्टूज है, पाकिस्तानी इस्लामिस्ट है। उसके अंदर हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज भी मुनव्वस है। मुझे कोई झिझक नहीं बोलने के लिए, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है, इनका एजेंडा है मैम, इनका एजेंडा है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर टॉपिक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान जॉइंटली कंट्रोल करेंगे कश्मीर को। ये उनका रिश्ता है, पार्टी का है, जाति है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने माइनॉरिटीज की बात की। पाकिस्तान के अंदर 1947, ये जो 1971 के अंदर बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में जो इन्होंने कत्लेआम किया, जिनोसाइड किया, रेप, मर्डर और मास मर्डर, आप याद रखिएगा। मुसलमान तो मरे, ज्यादातर उसके अंदर हिंदू थे, बंगाली हिंदू थे उसके अंदर। और उसके बाद 47 में 25% थे हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख और बौद्ध ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। आज की तारीख में 1.5% रह गए मैम। रोज एक हिंदू लड़की, 16 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं। इनका एक्सपर्ट मुल्ला है, मियां मिट्ठू, जाके इनको कन्वर्ट करता है, बुरके में लाता है टीवी के सामने। ये अपनी मर्जी से मुसलमान बनी है। एक उन्होंने बख्शा नहीं अपने जी। सिखों का जो बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है, सबसे बड़ा जो वहां के ग्रंथी है, उसकी बेटी को लेके चले गए और बोलती है वो मुसलमान बन गई। आज तक वो सामने नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उसने मंजूर नहीं किया है इस्लाम। और वहां पे मैम, वहां पे जो कत्लेआम हो रहा है, ये कहते हैं इक्वल सिटीजन्स हैं। कितने आपके पुलिस ऑफिसर है? एक सिख पुलिस ऑफिसर बना था लाहौर में, उसकी पगड़ी उछाल के घर से निकाल दिया था। हिंदुओं को तो छोड़ो, शियाओं के साथ क्या करते हैं लोग। अहमदीज जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आगे थे पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए 2 गज जमीन नहीं है पाकिस्तान के अंदर दफनाने के लिए। ये पाकिस्तानी बोलते हैं। एक नोबेल प्राइज मिला था, जब इनको मिला था, हमने पंजाबी में बोला था, हमने ठुड्डे मार के उसको पाकिस्तान से निकाल दिया। ये है पाकिस्तानी। पाकिस्तान जो है इस्लाम की सुप्रीमेसी, एक्सक्लूसिविटी के आधार पे बना है। गजवाए हिंद की मैं मानता हूं, गजवाए हिंद की जो 1000 साल पहले शुरू हुई थी, पाकिस्तान उनकी एक बहुत बड़ी जीत थी। कश्मीर के ऊपर उनकी नजर है, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी स्टूज उनको मदद करेंगे। ऐसा नहीं होगा। लेफ्टिनेंट फयाज का आपने जिक्र किया, राइफलमैन औरंगजेब की शहादत हुई, उसकी बॉडी जब घर में आती है तो उसका बाप क्या कहता है मेरे 4 बेटे और हैं, उनको भी हिंदुस्तानी फौज के अंदर भेज दूंगा। आप जानते हैं औरंगजेब से नफरत करते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखते। एक औरंगजेब जिसको मैं सल्यूट करता हूं वो है राइफलमैन औरंगजेब, वो हिंदुस्तान का सनातन। इन्होंने कोशिश की थी, ब्रिगेडियर उस्मान 47 में बोला तुमको पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे, तुम इधर आ जाओ। कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं। और नौशेरा को शेर बोलते हैं मैम, उसको नौशेरा का शेर बोलते हैं। उसने शहादत दी वहां पे नौशेरे को पाकिस्तानी कब्जे से मेरा नाम अदिति है, आप मुझे अदिति बुलाएं। कश्मीर के अंदर है ही।
हिंदू तो कश्मीर के अंदर इनके टारगेट हैं, क्योंकि जब निजाम मुस्तफा होगा तो हिंदू की कोई जरूरत नहीं। ये सोच रहे थे दारुल इस्लाम कश्मीर को बनाएंगे और गजवा हिंद की लड़ाई हिंदू को खत्म करके कश्मीर के अंदर आप जाके दिल्ली के अंदर लाल किले में इनकी नजर है, ये याद रखिएगा। किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे। कसाब क्या $100 में कसाब पड़ता है? ले लीजिए कसाब $100 से कम में कसाब पड़ता है। अफगानिस्तान के जंग यार्ड से एक राइफल पकड़ा देते हैं, वो मरता है, इस्लाम के नाम पे मरता है। वो आपने जो मुंबई में मैसेकर हुआ था, एक जो जहादी लड़ रहा था सैटेलाइट टेलीविजन में कराची में अपने हैंडलर्स को कह रहा था, आप अल्लाह मियां से गुजारिश कीजिए कि मेरी शहादत कबूल हो। ये है इनका जो सारी दुनिया ने सुना। पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल जहाद। ग्लोबल जहाज का एपिसेंटर है पाकिस्तान। जी जी अदिति, मैंने अदिति है मेरा नाम, मुझे अदिति बुलाए। उमर अल्ताफ जी। अदिति, मैंने पूरा लेक्चर सुना है ललित साहब आप क्या बोल रहे हैं? फिर आप जो बोल रहे थे वो क्या था? नहीं, इनका लेक्चर था, आपका भाषण था। चाह रहा हूँ जी 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 मैंने पूछना है इनसे कि गोल्डन टेम्पल पर सिखों पर किस मुल्क की फौज ने हमला किया? क्या वो भारतीय फौज नहीं थी जो जूते समेत गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होके नहते सिखों को मारा, अकाल तख्त को तोड़ा? उमर अल्ताफ थोड़ा ठीक से पढ़ा कीजिए, थोड़ा ठीक से पढ़ा कीजिए, थोड़ा ठीक से पढ़ा कीजिए। अगर आपके पास यही दलीलें हैं, एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक काम, आप एक थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइन ऑफ बारामूला किसे कहते हैं? किन्हें कहते हैं? सुन लीजिए, लाइन ऑफ बारामूला किन्हें कहते हैं? थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इतने मैं जरा और पैनलिस्ट का एक कॉमेंट ले लेती हूँ, एक कमेंट ले लेती हूँ। और आपको पता होना चाहिए इस देश में 10 साल, सुन लीजिए, सिखों की बात कर रहे हैं ना सर, सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों का सुन लीजिए। अरे आप बोलते ही रहेंगे सर। इस देश में सिख प्रधानमंत्री है, सुन लीजिए, इस देश में सिख प्रधानमंत्री आए, इस देश में सिख राष्ट्रपति रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या कितने हिंदू या कितनी माइनॉरिटीज आपकी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पहुंची है, वो इतिहास खुद बयां कर रहा है। आपका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। जफर इस्लाम, महबूबा मुफ्ती ये कह रही है जहां एडमिनिस्ट्रेशन जाना चाहता है, इनका ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, थोड़ा सा दर्शक समझ पाए। जफर इस्लाम, महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन जाना चाहता है वहां वो चले जाते हैं, जहां महबूबा मुफ्ती जाना चाहती हैं उन्हें आप जाने नहीं देते हैं, आप उन्हें नजरबंद कर देते हैं, उनके दर्द को आप छिपाना चाहते हैं, पंडितों के दर्द को। देखिए, इसलिए दो हकीकत है, उसको महबूबा मुफ्ती भी अच्छे से जानती है, देश की जनता भी जानती है, जिस पड़ोसी मुल्क की दुहाई देती है वो भी जानते हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जहां जाता है वहां अमन के लिए जाता है, और महबूबा मुफ्ती जहां जाती है वहां अमन को जो भंग करने के लिए जाती हैं, वहां कहीं ना कहीं फितना फसाद कराने जाती हैं। इसलिए सरकार की नीति होती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग अमन को और पीस को भंग करने की कोशिश करते हैं उनको कहीं ना कहीं उन पे दबाव रहे, और उनको नजरबंद भी करना पड़े तो अरेस्ट भी करना पड़े तो नजरबंद है, हाउस अरेस्ट है, अरेस्ट भी करना होगा तो कर लेंगे, उसमें क्या है भाई। जनता के जो सिक्योरिटी, वो कह रही है जो मेन स्ट्रीम है सर, सुनिए जफर इस्लाम जी, वो ये कह रही हैं कि जो मेन स्ट्रीम है उसे आप दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हो, और आप इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा है आपने। जफर इस्लाम, इस पर दीजिए आप अपना जवाब। अदिति जी, ये आप अगर बैक टेस्टिंग कीजिए, हकीकत आपके सामने आ जाएगा। उनके पिछले 2, 3, 4 साल के जितने भी स्टेटमेंट है उसको सामने रखिए दुनिया के सामने, तो फिर समझ में आ जाएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट में है, वो मेन स्ट्रीम पे है, या फिर उग्रवादी संगठनों के साथ और उनकी सहमति है और उनके दुहाई देती रहती है। ये आपको साफ दिख जाएगा। वो लोगों को सपोर्ट करती हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, देश के से जो अंदर रहते हुए ताकतें जो चाहती है कि देश में कहीं ना कहीं अमन नाकायम हो कश्मीर में, वैसी ताकतों के साथ रहती है। पड़ोसी मुल्क जो हमारे लिए एक बराबर गलत निगाहों से देश को देखता है, उसकी दुहाई देती रहती है, उनके साथ खड़ी रहती है। ऐसे में उनको क्या ऐसा कहना है? उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद सर्टिफिकेट जो है अपने आप को दे दिया है कि वो क्या चाहती है और सरकार की क्या नीति है। आज महबूबा मुफ्ती वहां के अमन के लिए सबसे बड़े
जो रोड़ा जो बोलते हैं वो सबसे बड़े रोड़ा जो है महबूब मुफ्ती हैं, इसलिए कि उनकी ही सोच ने वहां पर आज कई लोगों को जो है वहां पर टेररिज्म में ज्वाइन करने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देती है। और इस ऐसी तंजीम जो टेररिज्म से मिली हुई तंजीम है सर, उसको तो ये आपके नजर में क्राइम है किसी को आतंक के लिए बढ़ावा देना? जफर इस्लाम जी, किसी को आतंक के लिए बढ़ावा देना क्या ये क्राइम है जफर इस्लाम या नहीं? देखिए बिल्कुल है, और आज आप जो भी उन पे सख्ती है उसी को ध्यान में रखते हुए है, और जब पूरे सबूत इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको हवालात के अंदर करने में भी समय नहीं लगेगा। ये भी मैं आप बताता हूँ देश की जनता को, हमें कोई डर भय नहीं है। देश की जनता और कश्मीर की अवाम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो उनके आड़े आएगा उनको नहीं सर, आप 3 साल बाद अब ये कह रहे हैं कि हाँ वो ये करती हैं, आप एक्शन की बात आज कर रहे हैं सर, आप आज एक्शन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड पहले आप काउंटर ले लीजिए, फिर मेरा सवाल है जफर इस्लाम आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जफर इस्लाम आप जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि मैंने जफर इस्लाम साहब को सुना कि पीडीपी जो है ये तंजीम जो है ये टेररिस्ट के साथ तंजीम है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी 3-4 साल तक आपने पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई? आपने तो फिर टेररिस्ट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई यहाँ पे, और आज आप ये बात कहते हैं कि ये मुल्क को तोड़ने वाली तंजीम है। इस मुल्क को जात पात में हिंदू मुस्लिम में तो भारतीय जनता पार्टी तकसीम कर रही है। आप लोगों ने तो इस किस्म का माहौल जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिया है। आप देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि आप ताजियत के लिए हमें नहीं जाने देते हैं किसी के घर, बाहर आप 400 पुलिस के लोग लगा देते हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पे अमन बहाल कर रहे हैं। आपको 10 साल हो गए और 10 सालों में आपने जम्मू कश्मीर को जहन्नम बना दिया है। बड़ी मुश्किल से मुफ्ती साहब ने इस जम्मू कश्मीर को जो है एक दलदल से बाहर निकाला था, और वापस आपने उसी दलदल में इसको फेंक दिया है। आपकी जो जितनी भी पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेके हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। और आज की डेट में सुन रहे थे, अब वो बोल रहे हैं, आप सुने और फिर जवाब। जम्मू कश्मीर का यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। आप लोगों को आपस में जोड़ने के बजाय आप लोगों को तोड़ रहे हैं। पॉइंट बात करेंगे फारूक इंकलाबी, पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे। 1 मिनट सुनिए, जरा 1 मिनट सुनिए जी। 1 सेकेंड। आपने कहा मुफ्ती साहब ने दलदल से बाहर निकाला। 89-90 क्या था? वो दलदल नहीं था। तब किसी के वही कहना चाहता हूं, थे किसी का घर नहीं छूट रहा था, किसी के घर से छत नहीं छिन गई, किसी ने अपनों को नहीं अमन रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, अमन के साथ अमन की बात आप करते हैं। आपने भी खुद ही कहा जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान है। महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान से बात कर लो, तो विरोधाभास है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है, वहां पर दिक्कत है। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं जवाब लीजिए जफर इस्लाम। मैं वही जफर इस्लाम जवाब कहते हैं कि पाकिस्तान मैं बोल दूं, मैं तो बीच में टोका नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अदिति जी आपने जब बोला, फारूक इंकलाबी जी जवाब तो सुन लीजिए। देखिए मैं फारूक इंकलाबी साहब सुन लीजिए जरा सवाल। मैं हमारे सरकार बनाने की बात की थी, हमने मुफ्ती साहब के साथ सरकार बनाई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसलिए कि मैंडेट वहां की जनता ने ऐसा दिया था जिससे वहां की जनता की भलाई के लिए सरकार बनाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी में भी टकराव बहुत ज्यादा था। ये कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों के साथ खड़ी दिखती थी जो और उनके हमायती थी जो कि देश को तोड़ने वाली ताकत थी। इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में आप देखिए कि कितने समय लिया, वो अपना जो रंग रूप दिखाया उन्होंने, और महीने भर के बाद उन्होंने जो है शपथ ली। इसलिए कि कहीं ना कहीं हमें उसका अंदाज नहीं था, लेकिन हमें जब अंदाज हो गया इस बात का, तो बीच में मत बोलिए, जब हमें अंदाज हो गया इस बात का कि आप अलग ताकतों के साथ खड़े होने चाहते हैं, देश को मेन स्ट्रीम में लाने वाली ताकतों के साथ नहीं खड़े रहना चाहते,
अभी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलने की आपको बीमारी है बीच में बोलने की, आप सुन नहीं सकते। मैं तो सिर्फ इतना आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए देश फारूक इंकलाबी जब आप बोल रहे थे मैंने उन्हें रोका था। नहीं फारूक इंकलाबी जब आप बोल रहे थे उन्हें रोका था। फारूक इंकलाबी प्लीज, नहीं सर, टू द पॉइंट बात कीजिए। आपने पॉइंट उठाया, जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं तारिक फतेह से एक कमेंट लूंगी। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता के लिए, वहां पर जनता के लिए इसलिए कि मैंडेट था और हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनाया था। लेकिन जब मुझे एहसास हो गया हमें कि ये महबूबा मुफ्ती की सोच अलग है और अपने फादर से भी अलग है, मुफ्ती साहब से भी अलग है, तो हमें मजबूरन तोड़ना पड़ा वो सरकार को। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी सोच जो है, अरे उनके पाकिस्तान की हिमायती बन जाती है, वैसे लोगों के जो टेररिस्ट की हिमायती बन जाती है, जो लेकिन वो देश की हिमायती नहीं, देश पे बराबर उनका देश के लिए बराबर तलब करना, क्रिटिसिज्म करना, ये उनकी आदत से बन गई है। और आज भी वहां जाने के बाद कहीं ना कहीं भड़काऊ बात करती, इसलिए सेफ्टी आपसे मेरा सवाल ये है, एक सेकेंड प्लीज आगे मैं मंच दूंगी आपको। अभी करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, तारिक फतेह लगातार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तारिक फतेह भी आपने सुना, उमर अल्ताफ भारत को ज्ञान दे रहे थे माइनॉरिटीज को लेकर। उन्होंने तो खैर भारतीय मुसलमानों को लेकर भी एक विवादित कमेंट कर दिया जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए था। लेकिन माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में जो हाल है, क्या वो किसी से छिपा है? आतंक के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम के तौर पर किसी देश को देखा जाता है तो वो पाकिस्तान नहीं तो कौन है? ना सिर्फ ये कि टेररिज्म का बेस है पाकिस्तान, मजे की बात ये कि पाकिस्तान में मुसलमान जो है उसके साथ टेररिज्म होता है। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, क्या पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में क्या हिंदुस्तान हिंदू रहते हैं या ज़ोरेस्ट्रियन रहते हैं या सिख रहते हैं? वहाँ जो बम्बार्डमेंट हो रही है दिन रात, सिंध के अंदर जो जीए सिंध महाज मूवमेंट चला रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलाओ, या पश्तूनिस्तान के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आपने जेल में बंद किया हुआ है, वो क्या वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? क्या पाकिस्तान वहाँ गया था ढाका में जेनोसाइड करने? उन्होंने कहा कि इनकी जात बदल देंगे एक जनरेशन में। जात का मतलब क्या था कि मुसलमान वगैरह कुछ चीज नहीं होता, अगर आपका जरा रंग सांवला है तो हम आपकी जात ठीक करेंगे, हम आपको गोरा बना देंगे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सोच चलती है इस वक्त। अगर मैं हिंदुस्तान में होता, मैं कहता चलो आओ वो जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है ना, उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और हर वो शख्स जो अगस्त 14, 1947 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं था, उसे वहां से निकलना पड़ेगा। ऑल्सो द 500,000 चाइनीज आर्मी जिनके जेल अब तक पाकिस्तान में, वो गिलगित बल्तिस्तानी जो रोज जुलूस निकालते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पीओके के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। आप किसी कश्मीरी पाकिस्तानी से बात करके देखिए, एक तो उनकी जबान खत्म कर दी बिल्कुल, इस्लामाबाद से हुकूमत चलती है, और बात कर रहे हैं पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के अंडर है इस वक्त ऑक्यूपाइड एरिया। आप वहां देखिए कि हशर क्या कर रहे हैं ये लोग, कंप्लीटली वाइपिंग आउट द इंडिजिनस पॉपुलेशन। और इनको किसी को ये कहना कि हिंदुस्तान, भारतीय फौज से दिक्कत है, इनकी दिक्कत भारतीय फौज है। इनको इसलिए क्योंकि इनको पाकिस्तानी फौज के टेस्ट नहीं आया अभी तक कि वो एक झटके के अंदर 1000 आदमी को मार दें, तो वो डिकार भी नहीं लेते। कि यानी आजादी के 3 महीने बाद अक्टूबर 47 में जिन्ना साहब की हुकूमत ने 450 पश्तूनों को मार के दरिया में फेंक दिया बारबरा की जगह पे, और फिर उनकी फैमिलीज को कहा कि ये बुलेट की जो कीमत है ये आप अदा करें। ये किस पाकिस्तान की बात करते हैं? इन लोगों ने कभी मेरे ख्याल है वहां रह के देखा नहीं है कि वहां होता क्या है। चल के आए ना, जरा देखें कैसे बच्चियों को जवाब लीजिए उमर अल्ताफ जी। जी तारिक फतेह साहब, जिन्ना साहब की तो बात कर रहे थे तारिक फतेह साहब, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के जो थे
महात्मा गांधी, उनको आरएसएस ने उनकी हत्या कर दी और आरएसएस आज भारत में हुक्मरान है। नथुराम गोडसे आरएसएस का नहीं वर्कर था। गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को किसी मुसलमान ने मारा? तो लियाकत गांधी जी को एक उमर अल्ताफ, लियाकत अली खान क्या वहां से आए थे, आसाम से आए थे? शेख मुजीब को किसने मारा? क्या बात कर रहे हैं आप? कराची में जो हजारों लोग गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी की हत्या किसने की? इंदिरा गांधी की हत्या सिखों ने की, क्योंकि भारतीय फौज गोल्डन टेम्पल पे चढ़ गई थी। भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल क्या किया? सिखों का। एक सेकेंड, उमर अल्ताफ, उमर अल्ताफ, सिख इंसान नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपसे मुद्दे पर सवाल कर रही हूँ, आप जा रहे हैं गांधी की हत्या, गांधी की हत्या की बहुत चिंता है सर आपको। गांधी की हत्या जिसने की उसे सजा मिली। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जो आतंकी आप भेजते हैं ना कश्मीर में, उन्हें भी सजा मिलती है, उन्हें भी सजा मिलती है, उन्हें भी सजा मिलती है। ये आप समझ लीजिए। ये जो सपोर्ट आप भेजते हैं, भारतीय फौज की चिढ़ तो आपको होगी। भारतीय फौज को बदनाम करने की कोई कमी आप नहीं छोड़ेंगे। 71 का जो बड़ा जख्म है, 71 का जो बड़ा जख्म है, इसके अलावा जो शिकस्त मिली 65 की, 99, कैसे भूलेंगे आप? कैसे भूलेंगे? आप आते हैं और भारतीय फौज के बारे में बात करने लगते हैं। अपनी फौज का तो हश्र देख लीजिए। पीओके में आपकी फौज का क्या हश्र हो रहा है? अभी जब पूछ रहे थे तारिक फतेह कि वहां पर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है आपने कब्जा किया हुआ है और वहां पर किस तरह से टारगेट कर रहे हैं आप, उस पर दो शब्द नहीं निकल रहे हैं सर आपसे। उस पर दो शब्द नहीं निकल रहे। एक तर्क आप नहीं रख पाए हैं सर, एक तर्क नहीं रख पा रहे उमर अल्ताफ आप। ये आपके मुल्क की। अच्छा, आप गांधी जी पर बात करने आए हैं? नहीं, गांधी जी पर आप बात करने आए हैं? गांधी जी पर बात करने आए हैं आप बोलने की स्थिति में हैं गांधी जी पर? आप गांधी जी के बारे में बात करने की स्थिति में हैं? टू नेशन विभाजन की याद दिलाऊं आपको? अभी जिन्ना की शान में कसीदे पढ़ रहे थे आप, याद दिलाऊं आपको कि विभाजन किसने कराया था? याद दिलाऊं आपको? 71 मुझे याद दिलाना पड़ेगा आपको। भारतीय फौज जब से आपने लगातार आप नाम जप रहे हैं, ये डर अच्छा है वैसे। भारतीय फौज का ये डर अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बैठे हुए पाकिस्तान में, लेकिन चिंता और डर आपको भारतीय फौज से लग रहा है। रखिए इस डर को, अच्छी बात है, ये डर रहना चाहिए। और जो जाती करते हैं ना, आप जहां पर कब्जा किया हुआ है, वो जाती अपने बंद कर दीजिए वहां पे। अब वो जाती बंद कर दीजिए। अच्छा है, ये डर आपके जहन में और ये खौफ आपके जहन में। लेकिन एक बार फिर से सवाल ये उठता है, किससे नफरत है, किसको नफरत है भाई? किससे नफरत हो गई? मोदी के पिट्ठू गांधी जी से नफरत क्यों करते हैं? आज भारत में गांधी के कातिल राज कर रहे हैं। भाषा पर रखिए नियंत्रण, भाषा पर रखिए नियंत्रण। पहले ये देख लीजिए, तस्वीरें देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये कौन हथियार टेक रहा है? ये कौन घुटने टेक रहा है? ये कौन है? ये घुटने टेकने वाले कौन है भाई? पहचान रहे उमर अल्ताफ इनको पहचान रहे कि नहीं? ये घुटने टेकने वाले, अपराध हथियार टेकने वाले, सरेंडर करने वाले, सरेंडर। इसीलिए भारतीय फौज का डर है आपको, इसीलिए डर है। पहले तारिक फतेह, फिर उसके बाद जफर इस्लाम। जल्दी प्लीज। कोई बात नहीं, ये पहले भारतीय फौज से डर रहे थे, अब नरेंद्र मोदी से डर रहा है। कोई बात नहीं। तारिक फतेह की आवाज प्लीज। मोदी जी तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई ये थोड़ी है कि फौज के टैंक के ऊपर बैठ के कभी इमरान खान आ जाता है और कभी वो दूसरे शरीफ बरादरान आ जाते हैं, कभी कोई और घुस बैठता है। कोई मुल्क बनाया आपने, कुछ शर्म कर लीजिए, करिए, गिरेबान में जाके देखिए किस टाइप का मुल्क बनाया आपने। लफ्ज पाक तो उसके साथ मिलता ही नहीं है, वो तो नापाक जगह है। यानी वहां बच्चियों को उठा के आप, उन हिंदू लड़कियों को उठा के मुसलमान बनाते हैं। मियां मिट्ठू नाम का एक आपका मौलवी घूमता रहता है वहां। आपका काम कुछ नहीं रखा है, जना करना है। आपके यहाँ यूरोप से आई हुई लड़कियों को सड़कों पे उठा के रेप करने की कोशिश की जाती है। किस मुंह से लेके आप अपने नाम के आगे पाक लगाते हैं? आपका नाम होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ना पाकिस्तान। नापाक जगह है, वहां जिसने हाथ लगाया वो झुलस के मर जाता है। शर्म करिए, अपनी मादरी जबान से नफरत, आपको पश्तूनों से नफरत, बलोचों से नफरत, हर एक से नफरत है आपको। पाकिस्तान की फौज सीरियल बनाती है, मटन के खेत लगाए हुए पाकिस्तान की फौज ने। कुछ तो कमर सीधी करके खड़े हुई है किसी जनरल के सामने। तुम भी खा लो, ताकि इतना बोलना तो बंद करो, कुछ खा लो तुम भी, भूख लगी है। जफर इस्लाम
जफर इस्लाम। देखिए मैं जरा जवाब देता हूँ, देखिए अमर उल्ताफ साहब को मैं सुन रहा था, ये टूटे फूटे एक बहुत ही जो थर्ड क्लास कंट्री है उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में इतनी सारी बातें जो अभी तारिक फतेह साहब ने बताई वो भी कम बोला, उन्होंने बहुत थोड़ी सी बात बताई। जितना पाकिस्तान के बारे में आज बोला जा सकता है या ना पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, जिस हालत में है उसके बाद भी ऐसी बातें करते हैं। अरे भाई कटोरा लेके आपको देखा यहाँ पर किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे $1 मिलियन मिलता है। आप पाकिस्तान जैसे कंट्री को भीख में दिया अभी अमेरिका ने $1 मिलियन, और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में। अरे जरा अपनी हैसियत तो देखिए। ठीक कहा तारिक फतेह साहब ने, गरीबा में झांको, अपने गरीबा में झांको तो तुम्हें एहसास हो जाएगा और महसूस करोगे तुम कितने घटिया कंट्री के। बनाना रिपब्लिक तुम्हारे लोग लिखते हैं, बनाना रिपब्लिक, हम नहीं बोल रहे। बनाना रिपब्लिक तुम्हारे अपने पॉलिटिशियन लिखते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, और उसके बाद आप हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं, डेमोक्रेसी की हमको बात करते हैं। आप जो है लोगों को फोर्स करके कन्वर्ट करते हैं, आप जितना गलत काम करते हैं सब करते हैं और भीख में लेते हैं $1 मिलियन। आपका अमेरिका क्या है, $1 मिलियन भीख में देता है। सोचिए आप कभी अपनी हैसियत देखा है? आप हिंदुस्तान के सामने खड़े हो सकते हैं? अरे अपनी हैसियत तो देखो भाई। हिंदुस्तान के एक फकीर मुल्क, गरीब मुल्क, टूटा फूटा मुल्क, बनाना रिपब्लिक, जिसकी हैसियत कुछ नहीं है, ले सिर्फ एक ही चीज के लिए जाने जाते हो आप, और वो है आतंकवाद, टेररिज्म, दहशत गर्दी। इसके अलावा बताओ आप किसके लिए जाने जाते हो? आप किसी और चीज के लिए जाने जाते हो? आप किसी चीज के लिए नहीं जानते हो? दहशत गर्दी, टेररिज्म, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। वहाँ आप माइनॉरिटीज पे जितना हंगामा करना करिए, आप उन पे जितनी जाति करना कीजिए। आप दुनिया में आप हर तरह से आप FATF पे देखिए, आपके पहचान क्या है? FATF में क्या पहचान है? अरे भाई तारिक फतेह साहब ने तो बहुत थोड़ी सी बात कही, वो तो अंदरूनी मामला जानते हैं, वो पाकिस्तान में रहे हुए हैं, हम लोग तो गए नहीं है, लेकिन जितनी सुनते हैं उससे लगता है कि अरे ये मुल्क है कि यह कैसा मुल्क है? अरे मुस्लिम मत के आपको पता है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उससे समझ में आता है कि आप लोगों ने सिर्फ गलत काम ही किया है। वहाँ पर सलमान रुश्दी के कत्ल पे पाकिस्तान सबसे बड़ा अखबार डॉन एडिटोरियल पेज पे कॉलम लिखता है मुबारकबाद देने के लिए उस शख्स को जिसने चाकू मारा, उस सलमान रुश्दी को अंधा किया। आप लोग किस टाइप के लोग हैं कि सोशल फोरम पे हर आदमी नाच रहा है, गा रहा है? शर्म करो भाई, शर्म करो, बेशरम लोग। मार दिया। अरे कोई हद होती है। 75 ईयर ओल्ड आदमी को एक लबनानी जिहादी से उसकी आंख डांस कर नाम तो कितने बड़ा रखा हुआ है, तो मुसलमानों को जो गोश्त खाने में मारते हैं उनके खिलाफ भी कुछ बोलो। क्यों बोलो? मुसलमानों को गोश्त खाने में मार दिया जाता है, उस पर भी बोलो। गोश्त खाओ तुम्हें RSS मार देगी, तुम्हारी ये औकात है। उमर अल्ताफ, तब से आप बार बार बीजेपी RSS चिल्ला रहे हैं, बीजेपी RSS बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। आप बोल रहे थे हिंदू मुसलमान करते, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। आपको पता है बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव का क्या नाम है? आपको पता है इस डिस्कशन में आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव का नाम जानते हैं? आप चिल्ला रहे हैं, तब से पहले कह रहे हैं मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा, पहले तो आप अपमान करते हैं, अब आप फिर से मुसलमान चिल्ला रहे हैं। आप जानते हैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव का इस डिस्कशन में नाम क्या है? उनका नाम है जफर इस्लाम है उनका नाम, जफर इस्लाम है। लेकिन एक सवाल मेरा इंकलाब फारूकी आपसे, एक सेकेंड, फारूक इंकलाबी से सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती मई में दावा करते, ललित अंबरदार जी मैं आपको फ्लो दूंगी सर, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए ललित जी, एक सेकंड रुक जाइए ललित अंबरदार जी। महबूबा मुफ्ती वो 2 तस्वीरें ले आए फारूक इंकलाबी के लिए। तस्वीरें यही हैं कि एक तरफ मई में महबूबा मुफ्ती दावा करती हैं, जब महबूबा मुफ्ती फंस जाती हैं। 13 मई 2022 को महबूबा मुफ्ती को जब हाउस अरेस्ट किया जाता है तो वो कहती हैं, नजरबंद किया जाता है तो वो कहती हैं मैं तो मिलने जा रही थी पीड़ित फैमिली से। 21 अगस्त 2022 वही दलील, मैं तो मिलने जा रही थी पीड़ित फैमिली से। ये जब वो कॉर्नर हो जाती हैं तभी उन्हें विक्टिम फैमिलीज याद आती हैं। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर फोर्स के जरिए से
यहाँ की जो सियासी क़यादत है उसको रोकना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं वो ताज़ियत के लिए जा रही थी, तो उसको क्यों रोका जाना था? कोई जवाज नहीं बनता है। दूसरी बात, मैंने तारिक फतेह साहब को सुना और जफर इस्लाम साहब को भी सुना। ये दोनों लोग जो हैं इनको जानकारी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इनको अपने मुल्क की कोई जानकारी नहीं है, इनको रियासत जम्मू कश्मीर की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसके बच्चे के कातिलों को आप आम माफी दे करके घर भेज रहे हैं। आप ये खुद क्या इंसाफ कर रहे हैं? आप रोल मॉडल बन रहे हैं बाकी लोगों के लिए। आपको पाकिस्तान में बहुत कुछ दिखाई देता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अगर रोल मॉडल बनना है सारी दुनिया आप तो आप यहाँ पर भी इंसाफ नहीं होता है। आपको डिबेट का टॉपिक पता है या नहीं पता है? एक सेकेंड, आपको मैंने इंटरप्ट इसलिए नहीं किया, आपको मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया था, लेकिन कि आप बात रख ले अपनी पूरी। लेकिन आपको डिबेट का टॉपिक पता है या नहीं पता? फारूक इंकलाबी नहीं, फारूक इंकलाबी आपको डिबेट का टॉपिक पता है या नहीं पता? आपने ठीक है, आज आप सुनिए एक बात तो बताइए। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर की सुन तो लीजिए, अगर गुजरात पर डिबेट होती तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं थी ना। नहीं, आप अगर गुजरात पर डिबेट होती तो आपको बुलाने की जरूरत थी क्या? आप ये बताइए पहले मुझे। नहीं, आप मुझे बताइए। बिहार, गुजरात और राजस्थान, यूपी के वोटर्स की जरूरत पड़ी। आप इंसाफ करें। जब आप इंसाफ करेंगे, आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो बिहार और यूपी में भी पार्टी अब अपने पांव पसारना चाह रही है। आपकी पार्टी पीडीपी अब वहां तक जाना चाहती है। आप ये तो बताइए मुझे। वोट डालें, बिहार में वोट डालें। बिहार नहीं, तो आपको जिस तरह से चिंता हो रही है, आप जिस तरह से बात करें तो मुद्दे पर तो रहिए, कम से कम मुद्दे पर तो रहिए। मुद्दा छोड़कर आपसे जो सवाल है उसमें से किसी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम सुना है आपने? एक सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना सर। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम सुना या भूल गए? सुना ये नाम? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कोई नहीं, फारूक इंकलाबी, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम आपको पता है या नहीं पता है? मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रही, छोटा जवाब। व्यक्ति बहुत बड़ा है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप इंसाफ करें। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो पाकिस्तान में जाकर के बात करेंगे। आपको उनसे लेना देना नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का नाम आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? मैं आपसे जान रही हूँ, पूछ रही हूँ। नहीं, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना कौन से मुल्क से हैं? स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना कौन से मुल्क से थे? एक सेकेंड, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे ये बात बताएं कि मैं पहले अपनी ही रियासत की बात करूंगा जहां का आपने। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना कौन है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं, आप अभी मुझसे बात कर रहे थे ना सर, आप गुजरात चले गए थे। मैं आपसे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को जानते हैं आप? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ वही खन्ना साहब नहीं, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को जानते हैं आप? नहीं जानते? एक सेकंड, पहले मुझे ये बताइए, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को जानते हैं आप? नहीं जानते जी? बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता। आप बता दीजिए। मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखता जी। ठीक है सर। और आप यहाँ दूसरों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं? देखिए, हमें अपने लिए भी इंसाफ मांगना। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के लिए इंसाफ की गुंजाइश नहीं है? हमारे साथ जुल्म, शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की बात कर रही हूं मैं। शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की बात कर रही हूं और आपको उनकी जानकारी नहीं है और आप दूसरों के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनकी किलिंग के बारे में, उनकी शहादत के बारे में पता है आपको? लेकिन वो नहीं, अब आपको नहीं पता। अब आपको नहीं पता, ठीक है सर। ललित अंबरदार पॉलिसी इन्हें गुजरात में जो हो रहा है, जो गलत है वो गलत है, उसे कोई सही नहीं ठहरा रहा है गलत को। लेकिन ये स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को नहीं जानते। अदिति जी, आपने ये मुझे उनसे क्या है? आदित्य जी, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नहीं बताएंगे ना, पता होगा इनको। स्क्वाड्रन लीडर खन्ना को कश्मीरी जिहादियों ने रावलपुरा में मारा था।
अपनी महबूबा मुफ्ती से पूछ लेना, उनके बच्चों को भी पता होगा। और ये रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद उसकी लाश के चारों तरफ मोटरसाइकिल पे जहादियों ने डांस किया था, ये बताना चाहता हूँ, पटाखे चलाए थे। ये है आपकी कश्मीरियत और ये आपकी डेमोक्रेसी। दूसरी बात मैम, आपने हिंदुओं की बात की है, मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक, पाकिस्तान के अंदर जब 71 में 1 लाख फौजियों ने सरेंडर किया था, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी गलती की। पाकिस्तान के उस अचंभे में आ गए, उस तकिए के आगे कि अब शांति होगी, हमने उनको जाने दिया। जानती है आप, उन 1 लाख सैनिकों को ट्राई करना चाहिए था यूएन कन्वेंशन पे फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हमने जाने दिया। और आज ये आपसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हैसियत क्या है। कश्मीर के अंदर भी यही हो रहा, सक्सेसिव गवर्नमेंट यही कर रही है, कांग्रेस भी कर रही थी और बीजेपी भी अभी कर रही है। आप पूछिए बीजेपी से, आज तक आपने औपचारिक तौर पर यह मान्यता क्यों नहीं दी जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ, नरसंहार हुआ। मैं आपके द्वारा उनको बताना चाहता हूं, ट्राइब्यूनल बिठाइए। और उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद, हिंदुस्तान का पहला होम मिनिस्टर, उसकी तहकीकात पोस्टमसली होनी चाहिए मरणोपरांत। उसका क्या हक रोल था? उसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए दर्जनों खूंखार जहादी को छोड़ दिया था। लेकिन जहां कश्मीरी हिंदुओं की सेफ्टी की बात आई, लकवाक लग गया था, एक बात नहीं बोली, फौज को नहीं हवाले किया कश्मीर को। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला 19 जनवरी 1990 की रात को भाग गया, कायर बुज़दिल इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, हिंदुओं को छोड़ दिया, उस जहादियों के हवाले छोड़ दिया हमें। और सुनिए, एक रेप, मर्डर और मास मर्डर का केस भी चला है इस सरकार के अंतर्गत। मोदी जी मेरे हीरो हैं, मुझे उनकी जरूरत अगले 100 साल है। लेकिन ये कश्मीर के प्रति इनकी वही पॉलिसी चल रही है नॉर्थ ब्लॉक की कि कश्मीर को रखना है तो कश्मीर के इस्लामिस्टों को खुश रखना है। इसलिए ये मान्यता नहीं दे रहे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ। और आप दिखा रहे हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में कह रहे हैं, सिर्फ राइट टू लाइफ मांग रहे हैं कश्मीरी हिंदू लड़के लड़कियां, कहते हैं हमें रिलोकेट कर दो, जम्मू में हम प्राकृतिक मौत मरना चाहते हैं। आप कहते हो रिहेबिलिटेशन में। जब राहुल भट्ट की कत्ल होता है, कैन यू इमेजिन, राहुल भट्ट का कत्ल होता है, शव यात्रा में निकालते हैं उसको, 32 साल के बाद कश्मीर की सड़कों पे वंदे मातरम का नारा लगाता। लोकल एक इस्लामोफैसिस्टिक इकोसिस्टम ऐसा है, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे आंसू गैस फेंके गए। जो मरता है ना पे कश्मीरी हिंदू मैम, उसकी लाश जम्मू आती है, उसका क्रियाक्रम जम्मू होता है। ये लोग हिंदुओं के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो रजाकार पार्टी वाला कश्मीरी हिंदुओं को, वो मोदी के अगेंस्ट नफरत है उनकी। आप इनका मुंह बंद कर पाएंगे जब आप ट्राइब्यूनल बिठाएंगे। एक किसी को तो सजा दो। और में डाल बिठा कराने की आपने हेयरिंग शुरू कर दी, एक हेयरिंग हुई है मैम, उसके बाद सारी अबॉर्ट करनी पड़ी। सवाल पूछा है मोदी सरकार की पॉलिसी को लेकर, आपने एक सरकार से सवाल पूछा है मोदी सरकार की पॉलिसी को लेकर। ललित अंबरदार जी, ठीक है सर, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर एंगर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, और उससे जुड़ा मेरा सवाल भी है। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती ये पहला मौका नहीं है। महबूबा मुफ्ती इससे पहले भी लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स देती आई हैं, जिससे वो सुर्खियों में आई हैं। चाहे वो उनका तिरंगा को लेकर स्टेटमेंट रहा हो, सीपैक को लेकर उनका विवादित बयान आपको याद होगा, सुनिए। आप रास्ते खोल दीजिए। आपने अभी बयान दिया, पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि जितने भी मुल्क हैं वो सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं। सीपैक क्या? सीपैक एक सड़क है जो दूसरे कश्मीर के बीच में से गुजर के सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जाती है। आपने कहा ऐसा मत करो, पर वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। आप रुके क्या? 370 जब उन्होंने कहा मत करो, आप रुके क्या? आपने तब भी तबाही मचा दी यहाँ पर। मगर हमारा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वो खुशकिस्मत है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो फिर से गेटवे बनेंगे सेंट्रल और साउथ एशिया का। आप इस जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों नहीं खोलते हैं? इसको क्यों नहीं बनाते हैं गेटवे ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया? जम्मू से शुरू कीजिए, वैली में पहुंच के लद्दाख, चाहे जिंगजैंग हो, चाहे यारखंड हो, चाहे करगिल अस्करदू हो, चाहे गुरेज बटनूर हो, अस्तूर हो, बांडीपोरा अस्तूर, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे भी एक आईन था छोटा सा, उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था।
आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। तो ये एक पहला मौका नहीं जब महबूबा मुफ्ती इस तरह से सवाल उठा रही हो, और सवाल उठाना उनका हक है क्योंकि ये लोकतंत्र है, लेकिन सवालों में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। वो सीपैक को जायज बता रही है जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का स्टैंड इसके कंप्लीटली खिलाफ है। और ये समझना होगा कि पीओके भारत का है, जम्मू कश्मीर भारत का है, महबूबा मुफ्ती सीपैक की तारीफ कर रही है, इसलिए सवाल उठते हैं, इसलिए सवाल उठते हैं, और इस पर पीडीपी को जवाब देना चाहिए। देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आप ही से सवाल है। बिल्कुल, हमारा स्टैंड, पीडीपी का स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने इसमें कोई भी बात जो है वो गलत नहीं कही है कि अगर जो पीओके है वहां पे अगर इस तरीके के स्टेप्स उठाए जाते हैं कि वहां पे तरक्की हो, वो इलाका जो डेवलप हो, तो हमारी रियासत फारूक इंकलाबी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सुन लीजिए, भारत का है वो, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, उस पर इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा सकता है। आपको क्लैरिटी ही नहीं है। आपने ये भी उठा लिया कि हम हमारे वोट का हमसे एक सेकंड, जफर इस्लाम पहले, एक सेकंड, जफर इस्लाम जो थोड़ी देर पहले, आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी। जफर इस्लाम अभी जो थोड़ी देर पहले ललित अंबरदार जी ने सवाल उठाया, वो सवाल ये था सर, उनका सवाल ये था, और उसी सवाल में मैं ऐड कर देती हूँ। पहले कहा जाता था महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इनकी वजह से जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, 370 की वजह से जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, बीजेपी पावर में नहीं है इसलिए नहीं हो पाया। अब तो ये सब कुछ है सर, अब तो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सत्ता में नहीं है, 370-35 से भी नहीं है, अब बीजेपी सेंटर पर भी है, जेएनके में आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर ये किलिंग्स क्यों हो रही है? देखिए, 2-3 बातें कहूंगा। टेररिज्म को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता आदित्य जी, ये आप भी देख रहे हैं। अगर आप पूरे जो जब से जफर इस्लाम के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, जफर इस्लाम तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। ललित अंबरदार, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर चैलेंजेस क्या है, इनको समझ नहीं आ रही कि जिहाद है, गजवा हिंद की लड़ाई चल रही है वहां पे। ये सोचते हैं तिरंगा उठा के उन जिहादी का मन जीतोगे, और हमारे जो मरते हैं नेशनलिस्ट मुसलमान मरते हैं, वो इसलिए नहीं मरते क्योंकि वो मुसलमान है, उनको मारते इसलिए हैं क्योंकि उनको भी काफिर समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से रिश्ता है उनका। ये जो लोग हैं, ये जो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अमरीश भट्ट को क्यों मारा था? क्योंकि वो सिंगर थी। उसी महबूबा मुफ्ती ने तालिबान को वेलकम किया था, बोला अच्छी तरह, ये फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में अच्छा इस्लाम लाना, और वही तालिबानी हुकूमत कश्मीर के अंदर पिछले 32 साल से चल रही है मैम। बिल्कुल तालिबानाइज हो गया कश्मीर, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमने लाल किला पे झंडा चढ़ा सब कुछ। मिलिट्री प्रॉब्लम है कश्मीर जहां, उसको मिलिटरीली तय करना पड़ेगा। आप इनका मन नहीं जीत सकते मैम। ये सबसे पहले जो महबूबा मुफ्ती है, प्रधानमंत्री इनको घर पे बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, घर में घुसी नहीं है, पहले कहती है पाकिस्तान को भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इनका बार बार बता रहा हूं, इनका रिश्ता पाकिस्तान से ला इलाहा का है। दिल्ली से दूरी बढ़ानी है, पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ना है। क्या पड़ी है इनको? पीओके हमारा हिस्सा है, उसको आजाद कराना है। ये भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में रोज रात को गिलगिती लोग जो है, बल्कि लोग खाना जब बनाते हैं 10 रोटियां एक्स्ट्रा बनाते हैं, इस इंतजार में कि हिंदुस्तान की फौजें आके उनको आजाद कराएंगी। एक सेकंड, जफर इस्लाम प्लीज, जफर इस्लाम, हाँ, जो सवाल था आपसे उसका जवाब। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आदित्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेररिज्म एक मीनेस है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। वो एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से दो क्वेश्चन था आपका, दोनों का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से हमारी सरकार ने टेररिज्म को निपटने की कोशिश की है, उसमें हम कामयाब हुए हैं। आज आप देखिए जो जिस तरह से देखिए वहां पर आज न पत्थर फेंके जाते हैं, ना नहीं, और ना ज्यादा हमारे जवानों की मौत हुई है, शहादत हुई है, ना आम पब्लिक की शहादत हुई है, लेकिन हाँ जितने ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, जितने लोग पर्यटक आज देखे जाते हैं, वहां पर होटल रहने के लिए नहीं मिलता, इसलिए कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आज, इसलिए वहां पर आते हैं। और वहां पर एक इन्वेस्टमेंट का जो है
एक जो है जो निजाम बनना चाहिए था वो बना है। लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि वहां विजिट किए हैं, इंस्पेक्शन किया है और वो बड़े अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो तरक्की भी हो रही है, अमन भी है। जी मैं आपको मंच दूंगी, एक मिनट रुक जाइए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। तरक्की भी हो रही है, अमन भी आ रहा है। जी बोलिए। ये कह सकते हैं कि पूरे तौर से नॉर्मलसी नहीं हुई है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन बहुत हद तक नॉर्मलसी हुई है। अब कोई अलग एक आध दो मेथड ऐसे निकाल के आए हैं, हम उनको भी टैकल करेंगे। सब ऐसे टेररिस्ट मानसिकता के लोग, उनसे सख्ती से निपटेंगे और टेररिस्ट के साथ जिस तरह से हमने निपटा है वो आपके सामने आंकड़े बताते हैं कि जितने टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले 2 साल में और जितने पहले मारे जाते थे, दोनों में फर्क है। जितने सिविलियंस मारे जाते थे और आज माइनॉरिटीज के पुनर्वास की बात होगी, हिंदुओं के लिए प्रोटेक्शन की बात होगी, उन्हें सेफली बिल्कुल देंगे। हमारे पंडित भाई बहनों को पूरे सवाल है, पूरी सिक्योरिटी देंगे, सवाल है, पूरी सिक्योरिटी देंगे, सवाल है। आप तो कह रहे हैं आप निपटेंगे, लेकिन आप भरोसा किस तरह से वापस हासिल करेंगे? ये भी तो एक चैलेंज है ना, ये भी तो एक चैलेंज है। वो तो अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं, वहां पे डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना, उन्हें प्रोटेक्शन, हमारे पंडित भाई उन्हें सेफ्टी फील कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। जी ललित अंबरदार जी। मुझे महबूबा मुफ्ती के पड़ोस में ठीक है सर, ललित अंबरदार के पड़ोस में रहना है। मैं आपकी तरह पूरे हिंदुस्तान में जैसे हिंदुस्तानी रहते हैं, मैं भी कश्मीर के अंदर तिरंगा छाती पे लेके चलना चाहता हूं। इसी वजह से हमारा नरसंहार हुआ था, क्योंकि पूरी वादी में कश्मीरी हिंदू को चलता फिरता तिरंगा देखते थे। आपको पता है ये, मैं कश्मीर में उसी प्रकार से रहना चाहता हूं। आप मुझे महबूबा मुफ्ती के पड़ोस में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के पड़ोस में? नहीं, मुझे अपनी जमीन चाहिए जहां पे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस होगा। आपकी केंद्रीय सरकार जिम्मेवार होगी मेरी सिक्योरिटी के लिए। ऐसा नहीं होगा सर, मैं दफ्तर में बैठूंगा, कोई आके मेरा नाम पूछेगा, मुझे गोली मार देगा। एक घर से जहादी निकलता है, वो कैंपों में नहीं रहते, बीहड़ और जंगलों में नहीं रहते जहादी, वो घरों में रहते हैं सर। एक घर से निकलते हैं, हिंदू को मारते हैं, सिख को मार देते हैं और जाके दूसरे घर में चलते जाते हैं, भागते नहीं है। इस्लामाइज सोसाइटी है, मिलिटराइज सोसाइटी है, वक्त लगेगा। तब तक आप कश्मीरी हिंदुओं को आप लेबोरेटरी में गिनी पिग्स की तरह क्यों यूज करें एक्सपेरिमेंटेशन के लिए? ये तो कांग्रेस करती थी सर, प्रीवियस वीपीसी ने किया है। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये ले रहे हैं? हमने कश्मीरी हिंदू को वापस आने दिया। आपके भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी हकीकत जानते हैं, देश की जनता भी हकीकत जानती है कि अगर कश्मीरी पंडितों के कोई अगर वाकई हिमायती है तो वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और हमने कश्मीर को मैं भारतीय पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। अगर आप कश्मीर जहां को कश्मीर नहीं रोकेंगे, कश्मीरी इस्लाम की कमर नहीं तोड़ेंगे, हिंदुस्तान में कश्मीर उभर के आ रहे हैं। भाई बहन अपने घर जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, जम्मू को जरूरत नहीं है कश्मीर का हिस्सा बनने की। जम्मू पूरी तरह से भारतीय है, वहां पे क्यों जम्मू के साथ उनकी एक्सप्लॉयटेशन क्यों होनी चाहिए? महबूबा मुफ्ती क्यों उनकी लीडर होनी चाहिए? अलग बना दीजिए उनका राज्य, पूरा राज्य बना दीजिए, कश्मीर को डिवीजन कर दीजिए, रिऑर्गेनाइजेशन, लॉजिकल कंक्लूजन पर ले दीजिए। आप वहां पे इस्लाम कुछ नहीं करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। कश्मीर की एक ही बार में मसला खत्म हो जाएगा सर। मैं आऊंगा वहां पे, लेकिन मरने के लिए नहीं आऊंगा सर। एक बार में एक आवाज प्लीज, मैं 10 दहशतगर्दों को मार सकूं। इनके मगरमच्छ के आंसू मत जाइए। महबूबा मुफ्ती हिंदुओं के लिए करेगी जेनोसाइड की। महबूबा मुफ्ती परिवार के एरिया में, साउथ कश्मीर में पूछा नहीं किसी ने। ये तो आज हिंदू जाग गए हिंदुस्तान के अंदर, नहीं तो हिंदू का न पाकिस्तान में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, हिंदू ने कभी नहीं बात नहीं की सर। पाकिस्तान के अंदर नरसंहार हुआ हिंदू का, 30% से 2.5% रह गए, किसी ने तवज्जो नहीं की। कश्मीर के अंदर हिंदू का नरसंहार हुआ। एक सेकंड फारूक इंकलाबी, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है, जल्दी से 20 सेकंड्स बाद कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। ललित जी प्लीज। 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया, ललित अंबरदार ने जो कहा उस पर आपका क्या कहना है इंकलाब फारूकी? नहीं, ये जो अभी ललित अंबरदार ने कहा उस पर आप क्या कहेंगे फारूक इंकलाबी? मैं ये कहना चाहता हूं कि ललित जी ने जो बात की है कि घरों से मिलिटेंट निकलते हैं, इनका ये कहने का मतलब है कि कश्मीर का जो मुसलमान है वो कश्मीरी पंडितों को मारता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई मिलिटेंट है तो वो ये नहीं देखता कि जब 1990 में लाखों मुसलमान सड़क पे थे, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह पर कहना होगा, वो कहाँ गया? वो कौन कर रहा था?
ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से हथियार आते हैं, पाकिस्तान से आपको पैसा आता है जहादियों को, लेकिन कश्मीरी जहादी मुनव्वस है कश्मीर जहाद के लिए। के लोग भी हुए हैं कश्मीरी पंडित मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन जफर इस्लाम, मुझे पूरी उम्मीद है इस डिस्कशन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, वो चुनौतियां कौन सी हैं। अब आप पर ये डिपेंड करता है, आपकी पॉलिसी पर ये डिपेंड करता है कि आप वहां होने वाली राजनीति और जो टेररिज्म की, आतंकवाद की एक बड़ी चुनौती है जो अब हम टारगेटेड किलिंग के तौर पर देख रहे हैं, उससे आप किस तरह से डील करते हैं। आप सभी मेहमानों का तारिक फतेह, उमर अल्ताफ, फारूक इंकलाबी, जफर इस्लाम और ललित अंबरदार, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने थॉट शेयर करने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।